डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसकी चर्चा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं. दिस इज आवर 6th वीडियो लेक्चर ऑन द यूट्यूब इन द डी एंड एफ ब्लॉक सीरीज. And in the previous lecture we have discussed about the transition metals, their position in periodic table, inner transition metals, their positions in the periodic table, their electronic configurations, variable oxidation states, ionic and atomic sizes. So up to these topics we have discussed in the 5 lectures which we have delivered earlier. Now in this lecture, students, we are going to discuss about the color of the transition metals and reason behind it. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इनके जो कंपाउंड्स आप देखते हैं, जैसे सोडियम के कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कंपाउंड में मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं. और ये सारे कंपाउंड ज़्यादातर वाइट हैं या कलरलेस हैं. जब आप पानी में इनका सॉल्यूशन बनाते हैं या किसी डाइल्यूट एसिड में इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है और कंपाउंड जब सॉलिड्स के फॉर्म में है तो ये वाइट दिखता है. लेकिन इसके विपरीत जब आप ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का नाम लिख रहे हैं. फेरस सल्फेट आपने देखा होगा, FeSO4, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है. जैसा हमने यहाँ पे ये ग्रीन बनाया है, ये ग्रीन कलर इस तरह का ग्रीन कलर है. FeCl3 ब्राउन कलर का है, इसका सॉल्यूशन भी ब्राउन कलर का होता है. आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं Fe2O3 वगैरह, ये सब भी ब्राउनिश हैं, डार्क ब्राउन है. कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ये ब्लू कलर का है. मैग्नीज के कंपाउंड्स ये भी अलग अलग कलर के आपको देखने को मिलते हैं. कोबाल्ट के कंपाउंड, निकेल के कंपाउंड्स ग्रीन कलर के होते हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स में ब्यूटीफुली कलर्ड कंपाउंड्स हमको देखने को मिलता है. कंपाउंड्स इटसेल्फ भी कलर्ड है और उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें भी कलर पाया जाता है. साथ ही साथ मेटल को जब आप ऐसे भी देखेंगे तो मेटल में भी एक चमक होती है. जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो 3 मेटल है ये ग्रुप 11 का एलिमेंट है और इसका पिकुलियर कलर है जिसको हम लोग कॉपर कलर कहते भी हैं. और कॉपर के जो अलॉयज हैं उनमें यह कलर हमको देखने को मिलता है. सिल्वर का अपना कलर है तो यह वाइट ही, लेकिन सिल्वरी वाइट हम लोग कहते हैं, जिसको इसमें काफी अच्छा चमक पाया जाता है, सिल्वरी वाइट कलर का. और गोल्ड तो अपने नाम से ही जाना जाता है, गोल्डन कलर, जो कि येलो कलर से थोड़ा सा डार्क है. तो ये जो मेटल्स हैं ये भी कलर्ड है. आयरन का मेटल भी कलर्ड है, उसमें भी रंग है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मेटल्स या उनके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स के विपरीत कॉन्ट्रास्ट में जो हमारा S ब्लॉक का मेटल्स है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके कंपाउंड्स या मेटल्स जो है वो हमारा वाइट कलर का है. तो इसके क्या रीजन है? तो सबसे पहले हम लोग जो ये कलर देखते हैं, इसके जो रीजंस हैं वो 3 तरह के रीजंस हैं. DD ट्रांजिशन, दिस इज अ फर्स्ट रीजन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे. सेकेंड इज चार्ज पोलराइजेशन एंड थर्ड इज चार्ज ट्रांसफर. तो ये 3 रीजन है, DD ट्रांजिशन, चार्ज पोलराइजेशन और चार्ज ट्रांसफर.
इस 3 कारण से ट्रांजिशन मेटल्स या उसके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कलर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि डीडी ट्रांजिशन क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सिद्धांत होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोट करे तो उसमें हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं, लेकिन 12th के लेवल पर यह सिलेक्शन रूल पढ़ना थोड़ा कठिन होगा। ऑनर्स के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि कोई सब्सटेंस कलर्ड क्यों दिखता है। तो ये हमारा जो सनलाइट है, इसका जो हिस्सा हमारी धरती तक आता है वह विजिबल फ्रैक्शन है, और ये जो विजिबल सनलाइट है या जिसको हम लोग विजिबल लाइट भी कहें, ये भी लाइट अभी देख रहे थे, ये भी विजिबल लाइट है। इसमें हमारा जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर है, या कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा देखते होंगे 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में इसी को लिखेंगे तो 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। ये एग्जैक्ट है, लेकिन आप याद रखने के लिए यहाँ पे 400 से 800 नैनोमीटर भी ध्यान रख सकते हैं। ये जो 400 नैनोमीटर का लाइट है, ये हमारा वायलेट है 380 नैनोमीटर पर, और जो सबसे बड़ा वेवलेंथ का है वो है हमारा 800 नैनोमीटर पर या 780 नैनोमीटर पर, वो रेड कलर का। और लाइट के प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एच न्यू, और एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, यानी जिसका लैम्डा जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो रेड लाइट की एनर्जी कम है, और जो वायलेट लाइट है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। जैसे आप जब बर्नर को जलाते हैं, गैस बर्नर को, तो शुरू में बर्नर से जो लाइट आता है वो रेड कलर का आता है, लेकिन बर्नर जब थोड़ी देर के बाद हीट हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, और ब्लू से फिर और थोड़ा हीट होने के बाद वो वायलेट में आ जाता है। तो इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्लू लाइट है, जो वायलेट लाइट है, उस लाइट में एनर्जी ज्यादा है। और अभी हमको ये समझना है कि जितने भी लाइट के कंपोनेंट्स हैं इनविजिबल लाइट्स में, उन लाइट्स की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो जब वो किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ता है, किसी पदार्थ के ऊपर पड़ता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी के ऊपर, तो उस एनर्जी के कारण वहां पर उसके बाहरी सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया होती है, कुछ काम होता है। या तो वह लाइट पूरा पूरा एब्जॉर्ब होगा, या रिफ्लेक्ट होगा, या उस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा। जैसे आप मान लीजिए कि वायलेट से रेड तक का जो लाइट है, वो पूरा पूरा लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ने से वह रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो वह सब्सटेंस व्हाइट दिखेगा या कलरलेस दिखेगा। और यदि उसने सारे चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, सभी लाइट के फ्रैक्शंस को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह ब्लैक दिखेगा। तो कोई चीज यदि आप ब्लैक कलर का पहनते हैं, कपड़ा यदि आप ब्लैक कलर का पहनते हैं, तो वो सारे रेडिएशंस को, विजिबल लाइट के सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है, और इससे आपको गर्मी लगती है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग काले कपड़े नहीं पहनते हैं, जाड़े के दिन में हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के पहनते हैं। और जो जनरली सूट वगैरह जो ब्रिटिशर्स पहनते थे और हम लोगों ने भी उनके नकल में पहनना शुरू किया, वो सूट सभी डार्क कलर के होते हैं। केवल सिनेमा वगैरह में ही आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का सूट कोई पहनता है, या शौकिया कोई आदमी व्हाइट कलर के सूट आजकल नेता लोग पहनने लगे हैं।
लेकिन इंडिया में, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग उजले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वह गर्म देश है। आप साउथ इंडिया चले जाइए, सभी लोग व्हाइट मुंडू और शर्ट पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, और उसमें सारे लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं। तो व्हाइट का मतलब हुआ कि जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आया वो वापस हो गया, और ब्लैक का मतलब हुआ सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो। अब इन दोनों के बीच में यदि कोई पदार्थ ऐसा है जो रेडिएशन के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब किया, वायलेट से लेकर के रेड तक, भी से लेकर के आर तक ये रेडिएशन आ रहा है, इसके किसी एक पर्टिकुलर रेडिएशन को, लैम्डा को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा वह उस एब्जॉर्ब हिस्से का कंप्लीमेंट्री कलर होता है। तो यही चीज हमको रंग देता है, यही चीज उस पदार्थ के ऊपर रंग देता है। जैसे मान लीजिए कि रेड का हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया तो वो सब्सटेंस ब्लू कलर का दिखेगा, और ब्लू का हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया तो वह रेड दिखेगा। इसको हम लोग रंगों में, आपने प्रकाश के चैप्टर में, लाइट के चैप्टर में कलर्स के बारे में, कंप्लीमेंट्री कलर्स के बारे में पढ़े होंगे। तो एक दूसरे का पूरक होता है। तो इसीलिए सब्सटेंस जो है वो कलर दिखाई पड़ता है। कलर देखने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का कोई ना कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है। अब जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कहीं से 100 रुपया आ गया, आपको किसी ने मेला देखने के समय दे दिया। हालांकि ये समय तो लॉकडाउन का है, मेला देखने का नहीं है, कहीं बाहर जाने का नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए 100 रुपया आपको कहीं मिला, तो 100 रुपया मिलते ही जब आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई वैसी जवाबदेही नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप बाजार जाते हैं, वहां पे कुछ खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, समोसा खाते हैं। ये क्या हुआ कि जैसे ही एनर्जी आपको मिली पैसे के रूप में, आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और जैसे ही थोड़ा 10 रुपया बचा, 90 रुपया आपने खत्म कर लिया, 10 रुपया बचा, घर वापस आना है, ऑटो का किराया भी देना है, तो आप उसके बाद फिर घर वापस आ गए। तो एक्साइटेशन इसी तरह से जो हमारा मॉलिक्यूलर सिस्टम है, जो एटॉमिक सिस्टम है, उसमें भी यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद वह इलेक्ट्रॉन अपने उसी स्टेट में नहीं रहेगा, बल्कि वह आगे के स्टेट में प्रमोट होगा एक्साइटेशन के बाद। अब ये हुआ एक बात। एक दूसरी बात और हमको समझनी है कि कैसा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यदि किसी सिस्टम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यदि पेयर्ड सिस्टम हो, सारे इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में पेयर्ड हो, तो फिर वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, विजिबल लाइट के एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम का कोई कंपाउंड है, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3, Na2, Na3PO4, इस तरह का सोडियम फास्फेट। ऐसे 5 कंपाउंड हमने सोडियम के यहां पे लिखे। इन सभी कंपाउंड में सोडियम Na+ के रूप में, और जब यह Na+ के रूप में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। इसके 3s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ये 3s0 है। तो 2p6 का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। अब जब सिस्टम में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो यह एनर्जी को, विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाएगा या नहीं करेगा। तो जो भी एनर्जी आएगी, जो भी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम आएगा, उसको यह रिफ्लेक्ट करके वापस कर देगा। इसलिए सोडियम के ये सारे कंपाउंड व्हाइट दिखते हैं।
लेकिन इसके विपरीत, और इसमें यदि आपके मन में आएगा कि एनायंस के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एनायन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे Cl- है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में है 3s2 3p6, क्लोरीन 3s2 3p5 है, और एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें जोड़ दिया तो ये 3p6 हो गया, और ये भी आपको 3p6 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एनायन के द्वारा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनायन के पास होते नहीं है और वो कोई एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं, तो जो एब्जॉर्प्शन होना है वह कैटायन के द्वारा होना है। किसके द्वारा होना है? कैटायन के द्वारा। तो हमको देखना पड़ेगा कि किसी सिस्टम में यदि कलर्ड है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। उसी स्थिति में उसमें कलर होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे अब आप कुछ सिस्टम देखिए, FeSO4 में Fe2+ के फॉर्म में कैटायन, CuSO4 Cu2+ के फॉर्म में कैटायन जो हमारा है वो इस फॉर्म में। अब इसमें Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6, कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d9। अब इस 3d6 और 3d9 में जो हुंड्स रूल के हिसाब से अरेंजमेंट है वो इस तरह का है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां हो गई 4। यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन है कॉपर में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और एक इलेक्ट्रॉन बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों स्थितियों में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आयरन और कॉपर +2 स्टेट में या +3 स्टेट में जब रहेगा, कॉपर +3 में नहीं रहेगा, आयरन का या कोई भी सिस्टम अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो विजिबल पोर्शन है, विजिबल पोर्शन का जो EMT रेडिएशन है, उसके एब्जॉर्प्शन का टेंडेंसी है। ये एक बात हो गई। अब यह एब्जॉर्प्शन जब होगा तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट है वह लाइट उसको एक्स्ट्रा एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल में ले जाएगा। तो उसके लिए भी कहां जाएगा, किस जगह पर जाएगा? तो सिलेक्शन रूल है। क्या है? सिलेक्शन रूल है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया ही मिला, चूंकि विजिबल लाइट की एनर्जी ज्यादा होती नहीं है, और आपको 100 रुपया ही यदि मिलता है तो 100 रुपए को लेकर के आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं खाना खाने, वहां 500 का खाना मिलेगा। तो आप छोटे दुकान में ही जा सकते हैं, समोसा कोल्ड ड्रिंक ही खा सकते का यूज खा पी सकते हैं। तो उसी तरह से विजिबल लाइट को लेकर के जब हम जाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो रूल है वो सिलेक्शन रूल है, ΔL शुड बी इक्वल टू ±1। ये पहला सिलेक्शन रूल है जिसको हम लोग लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहते हैं। यानी कि L यहां किसके लिए है? तो L हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है, ये आप जानते हैं। तो ट्रांजिशन यदि S से P में होगा या वाइस वर्सा तो यह एलॉर्ड होगा, P से D में होगा तो ये एलॉर्ड होगा, या D से F में होगा या वाइस वर्सा तो ये एलॉर्ड ट्रांजिशन होगा। लेकिन यदि D ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो, F ऑर्बिटल से F ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो, तो ऐसा नहीं है कि एलॉर्ड ट्रांजिशन ही केवल होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो फॉरबिडन ट्रांजिशंस में ΔL का मान ±1 होता है। ये कैसा ट्रांजिशन है? फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब देखिए, जो नियम बनते हैं वो तो स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन नियम के विपरीत भी, नियम से परे भी बहुत सारे काम होते हैं, उसको हम लोग फॉरबिडन कहते हैं। तो ये D ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल में ट्रांजिशन या F ऑर्बिटल से F ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, इसमें ΔL का मान 0 हो गया, और इन सब केसेस में ΔL का मान ±1 है। तो जब ΔL का मान ±1 है
तो यह एलॉयड ट्रांजिशन है, और जब इसका मान 0 है तो यह फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो इस केस में हमको जो ट्रांजिशन होता है वह डीडी ट्रांजिशन हमने यहां पहले लिखा है, वह एक फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब यह फॉरबिडन ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड में कैसे संभव है? क्योंकि एलॉयड ट्रांजिशन कराने में एनर्जी ज्यादा लगती है और उतनी एनर्जी विजिबल लाइट के पास नहीं है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस इसलिए होते हैं कि उसमें एनर्जी कम लगती है। तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट यहां पर है, तो डीडी ट्रांजिशन इसमें किस तरह से होता है ये हम लोग समझ सकते हैं। इस डीडी ट्रांजिशन को समझने के लिए हम ट्रांजिशन मेटल का एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिसमें आयरन +2 स्टेट में है, और सॉलिड फॉर्म में इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस तरह से लैटिस के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि लैटिस पॉइंट्स पर आयरन 2+ है और सल्फेट है, और ये चारों बगल सल्फेट से घिरा हुआ है। किसी भी एक आयरन को आप यदि लेंगे तो इसके चारों बगल में आपको सल्फेट मिलेगा। इस तरह से इसका ये लैटिस स्ट्रक्चर है। और इस Fe2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यह कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे 3d6 के रूप में दिखाया है, और ये कॉन्फ़िगरेशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो d के 5 ऑर्बिटल्स में है। अब कोई भी सिस्टम जिसमें d के 5 ऑर्बिटल हैं, तो आप सभी लोग d के 5 ऑर्बिटल्स का नाम जानते होंगे, जिसको हम लोग dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz² के द्वारा दिखाते हैं। और इसका हमने एंगुलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर हमने यहां पर आपको दिखाया है। इसको हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं, और ये d ऑर्बिटल के 5 एंगुलर वेव फंक्शंस इस तरह से हैं। इसको समझना आवश्यक है। ये जो dxy है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो x और y एक्सिस के बीच में है, जबकि dx² - y² में इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी आप देखिए ये अलोंग द एक्सिस है। dxy और dx² - y² में क्या फर्क है? एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, whereas here it lies along the axis। और ये जैसा dxy है, ऐसा ही हमारा दो और है, dyz और dxz, इसलिए इन तीनों को हम लोगों ने एक साथ लिखा है। और ये dz² जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस के अलोंग है, और xy प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पट्टी जो है वो दिखता है, वलय दिखता है, रिंग दिखता है, जिस रिंग को हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। और इसमें वेव फंक्शन का साइन जो है निगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पर अलग से आपको लिखा है। ये जो प्लस और माइनस लिखा गया है, यह प्लस और माइनस क्या है? तो यह प्लस का मतलब होता है कि इस रीजन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो dxy का जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। यह एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन है, इसको ध्यान देना है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन का प्लॉट है, ग्राफ है। इस प्लॉट का मान यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और इस रीजन में निगेटिव है। और dx² - y² में x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव है, y एक्सिस के अलोंग निगेटिव है। तो इस तरह से हमारा 5d ऑर्बिटल है। अब मान लीजिए कि आप इसको यहां समझिए कि आयरन 2+ में ये 5d ऑर्बिटल। अब इस 5d ऑर्बिटल के सामने ये सल्फेट का नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है। तो यह पांचों d ऑर्बिटल को यह सल्फेट का इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। यह एनायन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो यह आयरन 2+ के जो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं इस तरह से घेर के ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को यह सल्फेट का इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा, चारों तरफ से रिपेल कर रहा है, और इनफैक्ट 6 तरफ से रिपेल कर रहा है। अब इस सिस्टम को यदि हम लोग
एक ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में देखें यदि, तो यह रिपल्सन किस तरह से होता है। ये देखिए यहां पे आयरन 2+ है और यहां dx² y² का dxy का इलेक्ट्रॉन इस तरह है। ये x एक्सिस ले लीजिए, ये y एक्सिस, और लिगेंड हमारा यहां पर एनायन जो है वो इस जगह पर है, एनायन यहां पर है। तो यह एनायन के साथ जो इसका रिपल्सन है वह डायरेक्ट रिपल्सन नहीं है। तो यह जो 3 हमारा सिस्टम है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस है, वहां पर इस एनायन सल्फेट के कारण रिपल्सन जो है, ये लाल रंग से मैं सल्फेट दिखा रहा हूं, यहां पे जो दिखाया है आपको, तो इसके कारण इसको रिपल्सन कम है। लेकिन यदि यह हमारा ये आयरन 2+ का ये सिस्टम यहां पर इलेक्ट्रॉन हो dx² y² वाला है और लिगेंड हमारा यहां है, ये लिगेंड है SO4 2- का, तो dx² y² के केस में -y² के केस में ये रिपल्सन आमने सामने, और जब आमने सामने रिपल्सन होगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, और जब ये थोड़ा सा तिरछे, ये 45 डिग्री पर रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन कम होगा। तो जब यह मेटल आयन फ्री गैसियस स्टेट में है तो यह पांचों d ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, समान ऊर्जा स्तर पर है। लेकिन यदि एक स्फेरिकल फील्ड रहता, स्फेरिकल फील्ड का मतलब होता है कि चारों तरफ से बराबर उसको रिपल्सन लगता, तो सबकी एनर्जी बढ़ती लेकिन एक समान स्टेट पर रहती। यहां पर फील्ड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में इस तीनों को थोड़ा कम रिपल्सन होगा और इस दोनों को ज्यादा रिपल्सन होगा। तो आयरन 2+ का जो स्टेट है फ्री गैसियस स्टेट में 5 d ऑर्बिटल इस एनर्जी लेवल पर है मान लीजिए। तो अब ये जब ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है तो एनर्जी दोनों की बढ़ी, लेकिन यह स्प्लिटिंग हो गया। क्या हो रहा है यहां पर, यह स्प्लिटिंग हो रहा है, dxy dyz dxz को थोड़ा कम एनर्जी लगा और dx² y² और dz² ये थोड़ा ऊपर चला गया। तो यह स्प्लिटिंग हो गया, मतलब यह डिजेनरेसी जो फ्री गैसियस आयन में था वो यहां पर नहीं रहा, यह फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में यह डिजेनरेसी ब्रेक हो गई, मतलब एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का बन गया। जैसे घर, एक हम 2 मंजिला घर बनाते हैं तो घर के अंदर ही हमको एक सीढ़ी बनानी पड़ती है, तो उस सीढ़ी से जैसे हम चढ़ के अपने पहले मंजिल पर जाते हैं, दूसरे मंजिल पर जाते हैं, ये उस तरह का सिस्टम बन गया। अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन यहां रखता है, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के लिए एक एक्साइटेड स्टेट का होना, नजदीक में होना, विजिबल लाइट के केस में नजदीक में होना बहुत जरूरी है। तो यह स्प्लिटिंग कैसे हुआ, यह बात आपको समझ में आई, और इसको आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी में भी ये काफी अच्छे से लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में जहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उस जगह पर आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम्स देख सकते हैं। तो यहां से ये लोअर लेवल से हायर लेवल में एनर्जी जंप कर सकता है। अब यह एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबके लिए, जो एनर्जी गैप है उसका मैग्नीट्यूड सभी के लिए एक समान नहीं होगा। यदि सल्फेट होगा तो अलग होगा, क्लोराइड होगा तो अलग होगा, नाइट्रेट होगा तो अलग होगा, और मेटल आयन में भी यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है तो उसके हिसाब से भी एनर्जी गैप बढ़ेगा या घटेगा। तो हर एक समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो लैम्डा एब्जॉर्ब होता है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है, वो एक समान नहीं होता है। इसीलिए अलग अलग तरह के कंपाउंड अलग अलग कलर के होते हैं,
आयरन का ही कंपाउंड +2 स्टेट में सल्फेट एक तरह का होता है, नाइट्रेट दूसरे तरह का, दूसरे कलर का होगा, कार्बोनेट दूसरे तीसरे तरह का होगा। तो इस तरह से रंग बदल जाता है क्योंकि एनर्जी गैप चेंज करता है। तो यह डी ट्रांजिशन हुआ जिसके द्वारा सब्सटेंस कलर्ड होते हैं। और सिलेक्शन रूल का एक दूसरा पहलू भी है, वो है डेल्टा एस शुड बी 0, यानी कि स्पिन मस्ट नॉट बी चेंज। यदि शुरू में स्पिन +½ है तो ऊपर जाने पर भी स्पिन +½ ही रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डेल्टा एल, ये स्पिन एलॉयड ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यदि स्पिन फॉरबिडन होगा तो फिर उसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी या वो नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन रूल हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, जिसको डिटेल में हम लोग बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लास कभी आपको बताएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कंसीडर कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, and which I have tried to explain at my best. In the next class, I will discuss some other conditions for color in the transition metals, that is charge transfer and charge polarization. Thank you for today's lecture.